अजो भाई सभी वेलकम टू लो। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल और आपकी अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स बाय कृष्णादत्त कश्यप में। तो हमारी लास्ट टाइम पे जो सीरीज चल रही थी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की यूनिट फर्स्ट चल रही थी। आज यूनिट फर्स्ट आपकी कंप्लीट हो जाएगी भैया। आज यूनिट फर्स्ट आपकी कंप्लीट हो जाएगी और जो ये लेक्चर्स हैं आपको वीडियोस सेक्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, एक बार सभी जुड़ जाओ लाइव स्टूडेंट। ठीक है, आज जो हमारा चल रहा था एम्पियर लॉ की थर्ड एप्लीकेशन थी एंडलेस सोलनॉइड, जिसे हम बोलते हैं टोरॉइड। तो उस एप्लीकेशन को करेंगे और आज डिफरेंशियल फॉर्म भी देखेंगे भैया एम्पियर लॉ की। तो ये सभी देखते हैं भैया, और आज आपकी यूनिट फर्स्ट खत्म हो जाएगी। कल से आपकी यूनिट सेकंड चल जाएगी। ठीक है भाई, आ जाओ सभी एक बार जुड़ जाओ, फिर स्टार्ट करते हैं। तो भैया हमारी जो सीरीज चल रही थी वो चल रही थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चल रही थी भैया, यूनिट फर्स्ट चल रही थी। और यूनिट फर्स्ट में जो हमारा टॉपिक चल रहा था, टॉपिक था वो था एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। और इसमें मैं आपको दो एप्लीकेशन करा चुका था, तीसरी एप्लीकेशन चली चल रही थी भैया। तो आप ऐसे कह सकते हो ये पार्ट सेकंड है, इसका पार्ट सेकंड है। तो आज हम जो इसमें एम्पियर सर्किटल लॉ में एक सब टॉपिक पढ़ेंगे भैया, वो पढ़ेंगे टोरॉइड। टोरॉइड ये से बोलते हैं एंडलेस एंडलेस सोलनॉइड। ठीक है भैया, आप टॉपिक नोट कर लेंगे एक बार सभी स्टूडेंट। ठीक है भैया, आ जाओ सभी एक बार जुड़ जाओ। एक बार सभी स्टूडेंट जुड़ जाओ भैया। आ जाओ भाई सभी। तो आज हमारी यूनिट फर्स्ट खत्म हो जाएगी भैया। इसमें हमारा टॉपिक चल रहा था एम्पियर सर्किटल लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, और इसका ये पार्ट सेकंड है भैया। तो आज इसमें हम एप्लीकेशन के तौर पे जो ये एम्पियर सर्किटल लॉ की एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन के तौर पे हम पढ़ेंगे टोरॉइड को। ठीक है भैया, एंडलेस सोलनॉइड। ठीक है भैया, एंडलेस सोलनॉइड। ठीक है, एक बार सभी जुड़ जाओ और एक बार सभी थंब कर दो। तो भैया टोरॉइड एक तरीके से है, ऐसे मान के चलो जो मैंने आपको लास्ट टाइम पे सोलनॉइड पढ़ाया था। सोलनॉइड तो एक ट्यूब टाइप की होती है, लेकिन टोरॉइड जो है एक तरीके से सर्कुलर, एक तरीके से सर्कुलर चीज होती है। टोरॉइड को मतलब सर्कुलर उसमें बना दिया गया है। किस प्रकार से इसका डायग्राम होगा एक बार सभी स्टूडेंट देख लेंगे। इस तरीके से भैया हमारा, इस तरीके से कोई एक सर्कुलर चीज है ये। ठीक है, इस तरीके से, जैसे इस तरीके से एक सर्कुलर है। टोरॉइड देखने में कुछ इस प्रकार का होता है भैया। ठीक है, इसके इस पे जो बारीक वायर होता है उसको वाउंड करा जाता है। ठीक है भैया, उसे वाउंड करा जाता है भैया कुछ इस प्रकार से। चारों तरफ लपेटा जाता है एक वायर। ठीक है भैया, कुछ इस प्रकार से। देखो इसमें इधरली साइड से इस तरीके से करंट भेजी जाती है और इधरली साइड से करंट बाहर निकल जाती है। इसमें एक पॉइंट होता है सब, बिल्कुल सेंटर पॉइंट ओ होता है, ओ होता है भैया। और इसकी जो, इसमें सबसे मेन बात होती है स्टोरॉइड में हमें कहाँ कहाँ पे मतलब मैग्नेटिक फील्ड देखना है। एक तो यहाँ इस वाले पी पॉइंट पे देखना है भैया, और एक बाहर की तरफ इस क्यू पॉइंट पे देखना है।
तो ओ से लेकर पी पॉइंट तक के बीच की जो रेडियस है वो है स्मॉल है। ठीक है भैया, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, एक तो पी पॉइंट पे निकालना है, यानी कि इनर बोल दो, इनर पी पॉइंट पे, और आउटर क्यू पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है भैया, क्या फाइंड करना है, बी फाइंड करना है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भैया, मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो एक तरीके से आ जाओ सभी, नमस्कार जी, नमस्कार जी। तो अगर मैं आपसे कह लगूं कोई भी सोलेनोइड को इस तरीके से मतलब सर्कुलर फेज में लेके, और उसमें क्या करा, एक मतलब ये इस तरीके से इसके ऊपर एक वायर वाउंड कर दिया गया, ठीक है, और यहाँ से करंट भेजी जाती है इसमें, तो ये करंट जाने के बाद इस प्रकार से करंट बाहर निकल जाती है। तो हमें एक तो पी पॉइंट पे और क्यू पॉइंट पे क्या निकालना भैया, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये निकालना तो बहुत आसान था। ठीक है भैया, यो निकालना तो बहुत आसान था। किस प्रकार से, सबसे पहले हम निकालते हैं, तो इस एप्लीकेशन में करते क्या है भैया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टोरॉइड। इस एप्लीकेशन में करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टोरॉइड। ठीक है भैया, या आप टोरॉइड को एंडलेस सोलेनोइड के नाम से पूछा गया तो कोई दिक्कत समस्या ना, एंडलेस सोलेनोइड। और ये भैया तीसरी एप्लीकेशन थी, थर्ड एप्लीकेशन थी ये भैया एम्पेयर सर्किट लॉ की। ठीक है भैया, तो टोरॉइड के कारण, टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना, चुंबकीय क्षेत्र निकालना। ठीक है भैया। अच्छा एक बात बताओ, जब ये एप्लीकेशन किसकी है, एम्पेयर सर्किट लॉ की, तो भैया एम्पेयर सर्किट लॉ पक्का लगेगा इसमें, जल्दी बताओ भैया, एम्पेयर सर्किट लॉ तो पक्का लगेगा। तो मैं क्या काम करता हूँ भैया, सबसे पहले मैं इसमें देखता हूँ कि सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूँ ये इसकी कोर पे। ठीक है, सबसे पहले मैं मैग्नेटिक निकालता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड एट, मैग्नेटिक फील्ड ऑन टोरॉइड, ऑन टोरॉइड एट टोरॉइड कोर, टोरॉइड कोर। तो टोरॉइड कोर पे निकालता हूँ, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र टोरॉइड की, टोरॉइड की क्रोड पर। और क्रोड पॉइंट कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, इसमें दिखाई दे रहा होगा, ये पी पॉइंट पे है, पहले यहाँ पे निकालता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ एट पॉइंट पी पे निकालता हूँ। ठीक है भैया, चलो पहले सबसे पहले एम्पेयर सर्किट लॉ इसमें लगा दो, एम्पेयर सर्किट लॉ आप इसमें लगा दो भैया एक बार। ठीक है, ठीक है भैया, एम्पेयर सर्किट लॉ आप इस पे लगा दो। तो बाई एम्पेयर, एम्पेयर सर्किट लॉ, एम्पेयर सर्किट लॉ। ठीक है भैया, एम्पेयर सर्किट लॉ क्या होता है आप सभी को पता होगा, इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये यहाँ तक की बात सभी को समझ में आई, एक बार सभी थंब कर दो अगर यहाँ तक की बात समझ में आ गई हो तो भैया। ठीक है, आप कह दो इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आप इसे कह दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और सभी एक बार थंब कर देंगे, कोई दिक्कत समस्या तो ना है। ठीक है भैया, और यहां से बाद में अगर सपोज करो सबसे पहले हमें निकालना हो, इसकी वैल्यू निकाल लियो सबसे पहले, तो इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, इसकी वैल्यू कैसे निकाल देते भैया, इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट बी डी एल वेक्टर को हम लिख सकते हैं बी, बी डी एल कोस थीटा, और इसमें थीटा की वैल्यू कैसी होती है 0 डिग्री। तो इस केस में हमारा ये बी बाहर हो जाता था और इस प्रकार से ये डीएल आ जाता था, और इंटीग्रेशन
बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर जो रिप्रेजेंट करता था। अच्छा ये लेंथ एक तरीके से स्पेरिकल या सर्कल दिखाई दे रहा होगा आपको, तो इसका क्या लेंगे हम 2 पाई r लेंगे, और r के स्थान पर रेडियस जो ले रखी है हमने a ले रखी है भैया। तो हमारे पास यहाँ से किसकी वैल्यू निकल के आ गई, आपके हो गए यहाँ से वैल्यू निकल के आ गई इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इजिकल टू बी मल्टीप्लाई 2 पाई a। जब कभी हमें जरूरत पड़ेगी हम इसकी वैल्यू को यहाँ से उठा लेंगे। एक बार सभी थम करके बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना किसी भी स्टूडेंट को। ठीक है, जल्दी से बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना भैया किसी को। ठीक है, जल्दी से बताएंगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना है किसी को भी एक बार। तो अगर मैं आपसे कह लगूं कि भैया इस पूरे टोरॉइड में n टर्न्स है, इफ n टर्न्स, इस पूरे टोरॉइड में n टर्न्स हो, n फेरे हो, तो आप कह सकते हो कि इसमें जो करंट फ्लो हो रही है भैया, इसमें जो, अच्छा ये बताओ भैया, ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया गजब एकदम। अच्छा इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो करंट फ्लो हो रही है भैया, आई करंट फ्लो हो रही है, ठीक है आई करंट फ्लो हो रही है। अगर मैं आपसे क्या लगूं, इसमें एन फेरे हैं, एन टर्न्स है, तो सपोज करो इसके अंदर मैंने आपको पहले बताया था कि पॉइंट 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 पे जो करंट फ्लो होती है वो कितनी होती है, एक मैक्सिमम करंट फ्लो होती है आई नोट। तो आई की वैल्यू यहाँ से ये बन जाती है भाई कि टोटल करंट कितनी फ्लो होती है इस पूरे टोरॉइड में, तो आई की वैल्यू ये बन गई आपकी। अच्छा एक बात बताओ, अब आप ये जो वैल्यू आई है आपके पास, ये वैल्यू आई है, आप इसे इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हो और इसे इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हो। और आप ये वाली जो आई की वैल्यू है और ये वाली वैल्यू को आप किस में पुटअप कर दोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुटअप कर दोगे। तो भैया देखो एक बार पुटअप करने के बाद क्या टर्म्स बनते हैं हमारी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है भैया, वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू कितनी थी हमारे पास में, इसकी वैल्यू थी बी मल्टीप्लाई 2 पाई a इजिकल टू, और ये म्यू नोट ऐसा कैसे, आई की वैल्यू थी भैया हमारी एन आई नोट। तो इस प्रकार से आप बी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, बी की वैल्यू कितनी आ गई होगी आपकी, म्यू नोट एन आई नोट अपॉन 2 पाई a, 2 पाई a। ठीक है भैया, ये हमारी कौन से पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ जाता है, पी पॉइंट पे, यानी कि जो हमारी एंड टोरॉइड है उसकी कोर पे, टोरॉइड कोर पे क्या निकल के आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड निकल के आता है। कहीं कहीं किसी किसी किताबों में इस 2 पाई a को लेट करके वो l दिखा देता है, तो कोई दिक्कत समस्या ना, आप यहाँ तक भी छोड़ पाओगे जब भी पूरे नंबर मिलेंगे, और यहाँ तक आप इस प्रकार से इसे लिख पाओगे कि 2 पाई a की वैल्यू को l रिप्रेजेंट करोगे, तो जब भी कोई दिक्कत समस्या ना। ठीक है भैया, इस प्रकार से इफ 2 पाई a इजकल टू l, यानी कि इसकी पूरी लेंथ रिप्रेजेंट करोगे तो इससे भी कोई दिक्कत ना, मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से आपका आ जाएगा। जल्दी बताओ किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या तो ना भैया, जल्दी बताओ किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या तो ना है। ठीक है भाई, अब इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं एक बार, अब इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं एक बार, सभी ने एक बार नोट कर लिया हो तो सभी डन लिख दे भैया, सभी ने एक बार नोट कर लिया हो तो सभी स्टूडेंट डन लिख दे भैया। और यदि किसी को स्टूडेंट को दिक्कत हुई हो तो भैया प्रॉब्लम लिख दो। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी। बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इसकी भैया हम क्या करते हैं, अब इसका दूसरे पॉइंट को देखते हैं। ये तो हमने टोरॉइड के कोर पे देख लिया,
अगर मैं आपसे कह लगूं, अगर मैं आपसे कह लगूं कि टोरॉइड के बाहर देखना है, कौन से पॉइंट पे? एट पॉइंट क्यू। एट पॉइंट क्यू, क्यू का मतलब है टोरॉइड के बाहर आउटर पॉइंट है, आउटर पॉइंट है। इसे हम कह सकते हैं टोरॉइड के बाहर, टोरॉइड के बाहर, बाहर मैग्नेटिक फील्ड देखना है भैया हमें। क्या देखना है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या देखना है भैया? चुंबकीय क्षेत्र देखना है। तो भैया आप कहोगे टोरॉइड के बाहर चाहे कहीं भी कोई से भी पॉइंट हो, हमेशा बी की वैल्यू 0 होगी। ठीक है भैया, क्यों पॉइंट पे, यानी कि बाहर हमेशा बी की वैल्यू कैसी होती है? 0। इसका मतलब है टोरॉइड के बाहर किसी भी पॉइंट पे आप वैल्यू ले लो, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा भैया वहां पे? 0। ठीक है भैया, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी। तो ये वाली एप्लीकेशन हमारी कंप्लीट होगी है। ठीक है, एक बार सभी नोट कर लो। तो भैया अभी तक हमने पढ़ा था एम्पियर सर्किट लॉ की इंटीग्रेशन फॉर्म। ठीक है भाई, यहाँ तक का सभी ने नोट कर लिया होगा। चलो आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे क्या लगूं, अगर आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया एम्पियर, एम्पियर एम्पियर सर्किट लॉ की, सर्किट लॉ इन इन डिफरेंशियल फॉर्म, डिफरेंशियल। चलो इंटीग्रेशन भी ले लेता हूँ, साथ साथ में पता लग जाएगा भैया आपको। इंटीग्रेशन फॉर्म एम्पियर के, एम्पियर के परिपथीय नियम का, परिपथीय नियम का, नियम का अवकलन, अवकलन तथा समाकलन रूप था, समाकलन रूप। अगर आपसे डायरेक्टली ये पूछा जाए कि भैया होता क्या है, तो एक बार अगर ये आपसे 1 नंबर में 2 नंबर में डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकता है, बस लिख के दिखाओ भैया। क्या पूछ सकता है? बस लिख के दिखाओ। अगर आपसे इसका इंटीग्रेशन फॉर्म पूछा जावे तो एम्पियर, एम्पियर सर्किटल लॉ, सर्किटल लॉ इन इंटीग्रेशन फॉर्म, इंटीग्रेशन फॉर्म। ठीक है भैया, इंटीग्रेशन फॉर्म। तो भैया इसका आप बताएंगे इंटीग्रेशन बी वेक्टर, जो अभी आप पढ़ के आए थे, डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो आप ये सारा सिस्टम आप वहां पे जाकर बता देंगे, आपको इसका 1 नंबर मिल जाएगा। यदि आपसे दूसरा इसका पॉइंट पूछा जाए कि भैया इसकी इंटीग्रेशन फॉर्म और बता दीजिए, तो देखो भाई, एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, सर्किटल लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म। तो इसका आप क्या होंगे? डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, डाइवर्जेंस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है भैया, तो आप इस डाइवर्जेंस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, या फिर आप कह सकते हो, आप कह सकते हो डाइवर्जेंस हमेशा बी के साथ में, डेल के साथ में डॉट प्रोडक्ट शो करता है। इस प्रकार से भी आप दिखा सकते हो इसे। ठीक है भैया, एक बार नोट कर लेंगे सभी।
या आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये इसका दूसरा फॉर्मेट हो गया, एक सेकंड रुक जाओ सभी। ये वाला भी आप लिख सकते हो, दूसरे वाला इसका जो फॉर्मेट होता है कर्ल के फॉर्मेट में, वो आप लिख लो, क्योंकि कर्ल के फॉर्मेट में ही आपको पूछा जाता है। कर्ल बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट जे, ये वाला आप नोट कर लो भैया। ठीक है, आप ये वाला लिखिए क्योंकि आपके सिलेबस में कुछ इस तरीके का है कि डाइवर्जेंस और कर्ल बी के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट, इस प्रकार से लिख लो आप। वो वाला तो इसका सेकंड मैग्नेटिक में आ जाएगा, ठीक है, उसे बाद में लिख देंगे। ये इस तरीके से दोनों के फॉर्मेट आप लिखिए ना। ठीक है भैया, अब इसे मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। एक बार सभी स्टूडेंट डन लिख देंगे, एक बार सभी स्टूडेंट डन लिख देंगे भैया। एक बार सभी स्टूडेंट डन लिख देंगे भैया, फिर आगे चलते हैं। ठीक है भैया, अब इसका हम देख लेते हैं भैया, डिफरेंशियल फॉर्म देख लेते हैं। एम्पियर, एम्पियर लो इन डिफरेंशियल फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म। अच्छा भैया, एम्पियर डिफरेंशियल फॉर्म आपको करने के लिए, एम्पियर का नियम आपको करने के लिए एक टर्म्स का पता होना बहुत जरूरी है। एम्पियर के नियम का अवकलन रूप। अच्छा जल्दी से एक चीज बताओगे, कितने स्टूडेंटों ने करंट डेंसिटी का नाम सुना है? एम्पियर के नियम का अवकलन रूप जल्दी से बताएंगे भैया, कितने स्टूडेंटों ने करंट डेंसिटी का नाम सुना है? ये आप साइड में एक नोट पॉइंट में लिख लेंगे, करंट डेंसिटी। धारा घनत्व का नाम किसने सुना है? और अगर नाम सुना हो तो भैया फॉर्मूला बता दो क्या होता है धारा घनत्व का, धारा घनत्व का। जल्दी से सभी स्टूडेंट भैया कमेंट कर देंगे कि भैया धारा घनत्व का क्या फॉर्मूला होता है करंट डेंसिटी का। ठीक है, जल्दी से। एक बार सभी स्टूडेंट भैया करंट डेंसिटी का फॉर्मूला लिख देंगे और बताएंगे क्या होता है, फिर आगे चलते हैं हम। देखते हैं कितने स्टूडेंटों को करंट डेंसिटी का फॉर्मूला पता है। जल्दी से बताएंगे कितने स्टूडेंटों को करंट डेंसिटी का फॉर्मूला पता है धारा घनत्व का। ये आपसे अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 नंबर का। अगर आपको ये चीज पता है तो आप ये कर सकते हो। तो भैया करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं जे से, और इसका फॉर्मूला होता है आई अपॉन ए, यानी कि जितनी भी करंट फ्लो हो रही है वो ए में करंट फ्लो हो रही है, मतलब जितनी भी करंट फ्लो हो रही है पर यूनिट एरिया में, और से उसका रेशो क्या रहा होगा इन दोनों का, क्या बताया, जे इजकल टू पीवी, नहीं, जे इजकल टू आई अपॉन ए। ठीक है, जे क्या है, हमारी करंट डेंसिटी है, और आई हमारी करंट है, और ए क्या है यहाँ पे, एरिया। ठीक है, क्या है वो, एरिया। आई हमारा क्या है यहाँ पे, करंट है, और ए क्या है, पर यूनिट एरिया, और जे क्या है यहाँ पे, हमारी करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। तो अगर ये वाली
बात हमें पता है तो भैया इसे हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है भैया। एम्पियर के सर्किटल लॉ को समझाने के लिए सबसे पहले आपको इसका एक छोटा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा भैया। कुछ ये डायग्राम इस तरीके का होगा। देखो भाई, एक ये इस तरीके का एक क्लोज कर्व है, क्लोज कर्व है। जो ये अंदर का एरिया है आप इसे सरफेस एरिया कह सकते हो या फिर ए भी कह सकते हो, एरिया भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें लेंथ भी है और ब्रेथ भी है। और इससे बाहर निकल के क्या जा रहा है, करंट डेंसिटी जा रही है। ठीक है, यो नॉन यूनिफॉर्मली है, असमान रूप से जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये मतलब एक जैसा है, कहीं ना ज्यादा और कहीं ना कम है, कुछ इस प्रकार से है भैया। ठीक है, कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ध्यान देंगे मेरी बात पे। अगर मैं आपसे कह लगूं कि एम्पियर सर्किटल लॉ लगाओ भैया, इसमें एम्पियर सर्किटल लॉ लगाओ। अच्छा, मैं आपको बता दूं, सी जो है ये एक कर्व टाइप का रिप्रेजेंट करता है, ये कर्व टाइप का है। और ये एस इसके सरफेस को या एरिया को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें ये जे जो है ये किसे रिप्रेजेंट करता है भैया, हमारे करंट डेंसिटी को, धारा घनत्व को। ठीक है, और ये जो करंट डेंसिटी है भैया ये नॉन यूनिफॉर्म है। कैसी है भैया, नॉन यूनिफॉर्म है, एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूशन ना इनका, नॉन यूनिफॉर्मली है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो अब हमें इसमें देखना है कि भैया किस तरीके से ये एम्पियर लॉ के अकॉर्डिंग काम करता है, ये वाला इस तरीके का कर्व। तो अगर मैं एम्पियर सर्किटल लॉ इसमें लगा लगो तो आप कहोगे इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। सभी स्टूडेंट एक बार बताओ, एक बार ये नोट कर लो भैया सभी, और फिर आगे चलते हैं। तो एक बार ये जो आप ये जो बाहर निकल रहा है, करंट डेंसिटी बाहर निकल ली है, इसके लिए वो वैल्यूज कितनी होगी। देखो भाई, अगर मैं आपसे कह लगूं ये एक सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट करती है, तो अगर मैं आपसे कह लगूं यहाँ से कितनी करंट बाहर निकल ली है, कितनी करंट इस कर्व में से बाहर निकल ली है, तो आप यहाँ से एक फॉर्मूला आई का एक फॉर्मेट बता दोगे। अच्छा, यहाँ से आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, आप कहोगे आई की वैल्यू होगी जे ए, लेकिन सरफेस के अकॉर्डिंग ले रखा तो मैं इसे आई आई इजकल टू जे इंटू एस भी बता सकता हूँ, ए की जगह सरफेस भी यूज कर सकता हूँ, तो कोई दिक्कत समस्या ना किसी भी स्टूडेंट को। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं आपसे कह लगूं ये कुछ आई की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाओगे सरफेस डेंसिटी के अकॉर्डिंग, जल्दी बताओ भैया। तो आई इजकल टू सरफेस उसमें देख रहे हैं इंटीग्रेशन एस। तो एक बात बताओ, जे जे डॉट, और अगर इसे सरफेस को मैं डीएस सरफेस मान के चलूं, मान लो डीएस या डीए इस तरीके से, तो ये डीएस को रिप्रेजेंट करेगा, कुछ इस तरीके से रहने वाला है भैया हमारा। तो जल्दी से बताओ, आप सभी को ये वाली बात पता लगी भैया, आप सभी को ये वाली बात पता लगी ये किस प्रकार से आया है हमारा। जैसे आप देखोगे आई इजकल टू जे, और सरफेस एरिया से निकल के जा रहा है, एक फ्लक्स तरीके से काम कर रही है, तो करंट कितनी रहने वाली है, जे डॉट डी एस रहने वाली है। जल्दी से एक बार सभी थंब करके बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या ना किसी को भी, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत समस्या ना किसी को भी। चलो फिर आगे चलते हैं। अगर ये आई की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में मैं पुटअप करूं तो क्या बनेगी मेरी टर्म्स, आप कहोगे ये सरफेस वाली टर्म्स इसके अकॉर्डिंग कैसा काम करेगी, क्लोज कर्व में काम करेगी। तो इसे आप यहाँ पे सी मान सकते हो, क्योंकि ये पूरे क्लोज कर्व से देखता है, और ये जो जे सरफेस से निकल के जाती है बाहर की तरफ ना आई, तो आप ये वाली वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप करोगे, इंटीग्रेशन सी बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई की वैल्यू आप यहाँ पे पुटअप करोगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो आप कहोगे इंटीग्रेशन एस जे डॉट डी एस
जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी। और अब क्या करना है भैया, क्या करना है, एक बार थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे। यहाँ पे ये वाला हमारा क्लोज कर्व है और ये हमारा सरफेस है, तो यहाँ पे आप स्टोक्स थ्योरम का प्रयोग कर सकते हो दोनों साइड को इक्वल करने के लिए, इससे काम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लगा देंगे बाई स्टोक्स थ्योरम। और जल्दी से बताऊंगा भैया स्टोक्स थ्योरम क्या करती है। सभी स्टूडेंट एक बार कमेंट करके बताओ स्टोक्स थ्योरम क्या करती है। तो भैया स्टोक्स थ्योरम क्या काम करती है, क्लोज कर्व इंटीग्रेशन को किस में बदलने का काम करती है। जल्दी से बताओ, क्लोज अगर स्टोक्स थ्योरम में इस तरीके से क्लोज कर्व दे रखा तो सरफेस इंटीग्रेशन में बदलने का काम करती है किसके साथ, कर्ल के साथ। किसके साथ काम करती है, कर्ल के साथ। तो कुछ इस तरीके की हमारी स्टोक्स थ्योरम थी कि यहाँ पे मैंने बताया कि क्लोज सिंगल इंटीग्रेशन को डबल इंटीग्रेशन में बदलने का काम करती है, यानी कि क्लोज कर्व को किस में बदलने का काम करती है, सरफेस कर्व, सरफेस में। ठीक है भाई। तो अगर ये वाली वैल्यू आप इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को कंपैरिजन करने लग जाओगे, आप इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को कंपैरिजन करने लग जाओगे, तो एक बार बताओ भैया कितनी आ गई आप सभी की। अगर लास्ट टू इक्वेशन को कंपैरिजन करने लग जाए, कंपेयर, कंपेयर, कंपेयर्ड इक्वेशन, कंपेयर्ड लास्ट टू इक्वेशन, कंपेयर्ड लास्ट टू इक्वेशन। ठीक है भैया, कंपेयर कर दो इन दोनों को, आप देख रहे होगे ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है, ये वाली इसके इक्वल है, तो दोनों इस प्रकार से रहने वाली है ये इंटीग्रेस इस तरीके से, और ये वाली टर्म्स इस तरीके से। ठीक है भैया, कुछ इस तरीके से। अच्छा, अब आप देख पा रहे होगे ये थोड़ा सा सोल्व हो सकता है भैया, यहाँ से क्या सोल्व हो सकता है एक बार देखते हैं। अगर इसमें से मैं ये सरफेस वाला जो केस दिखाई दे रहा है आपको, ये इस तरीके से अगर मैं लेके चलूं और इसे थोड़ा सा मतलब जे इस तरीके से म्यू नोट को दिखाऊं और इसे इस प्रकार से, वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। और ये थोड़ा सा, चलो मैं इसे अलग दिखाता हूँ आपको, कर्ल बी वेक्टर और सरफेस को इस तरीके से। तो आप कहोगे कि भैया यहाँ से ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो रही होगी और कर्ल, कर्ल बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आ रही होगी आपके पास में, म्यू नॉट जे, म्यू नॉट जे वेक्टर, इस प्रकार से। तो ये जो हमारी टर्म्स आई है भैया, यही तो हमारी किसकी फॉर्मेट है, यही तो हमारा किसका फॉर्मेट है। इसे हम किस प्रकार से और लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता कर्ल बी वेक्टर के साथ में डेल ऑपरेटर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट शो कर देता है। तो ये जो हमारी जो फॉर्मेट आया है आपके पास, ये जो ये वाली टर्म्स आई है, ये वाली टर्म्स आई है, यही हमारी डिफरेंशियल फॉर्म है, एम्पियर सर्किटल लॉ, सर्किटल लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म, इन डिफरेंशियल फॉर्म, यही अवकलन रूप है भैया एम्पियर का परिपतीय नियम का। जल्दी से एक बार थंब करके बता दो किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या तो ना है, जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है। एक बार एक टर्म्स पूछी गई थी, तो ये तो हमारा हो गया भैया। ठीक है, एक टर्म्स और देख लेते हैं। एक टर्म्स पूछी गई थी कि डाइवर्जेंस बी वेक्टर इजिकल टू जीरो का क्या मतलब है, और इसे बायो सावर्ट लॉ से आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो बायो सावर्ट लॉ की एक एप्लीकेशन अलग से भी आप वो बायो सावर्ट लॉ की एप्लीकेशन कह सकते हो आप, इसे छोटा सा नोट पॉइंट बनाकर लिख लियो। नोट पॉइंट भैया यो कि डाइवर्जेंस बी वेक्टर इजिकल टू जीरो का क्या मतलब है, इसका मीन्स बताना है और इसे प्रूफ भी करना है, और इसे प्रूफ भी करना है भैया। तो देख लो भाई, डाइवर्जेंस बी वेक्टर इजिकल टू जीरो का क्या मतलब है। अगर मैं आपसे क्या लगूं, मेरे पास कोई भी मैग्नेट होती है नॉर्थ पोल और साउथ पोल इस प्रकार से, तो डाइवर्जेंस बी वेक्टर का मतलब है आप इसे कभी भी दो कट भी कर दो ना, तो आपके इनके पोल को कभी भी अलग नहीं कर सकते। आप किस मैग्नेट को कट भी कर दो तो आप इन दोनों पोल को अलग नहीं कर सकते, यानी कि आइसोलेटेड
पोल का होना माना नहीं जाता, किसमें, मैग्नेट में। तो अगर इसे आप वो कर दोगे, अलग भी कर काट भी दोगे बीच में से, तो यो एन और यो एस कदा भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका मतलब है जैसे आप इसे काट दोगे तो यहाँ से अपने आप ही इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल अपने आप ही जनरेट हो जाएगा, और इधरली साइड में इस प्रकार से आपका नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब है इस तरीके का आपका कोई भी कहीं भी डाइवर्जेंस बी वेक्टर इजिकल टू जीरो लिखा हुआ है तो इसका मतलब है आइसोलेटेड, आइसोलेटेड पोल का बिल्कुल भी कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है भैया, आइसोलेटेड पोल कभी नहीं होंगे, इसका मतलब ये है। दूसरी चीज और क्या बता सकते हैं आप, दूसरी चीज से इसका और डिफाइन कर सकते हैं कि डाइवर्जेंस बी वेक्टर इजिकल टू जीरो की, जीरो क्या रिप्रेजेंट करता है। देखो भैया, अगर मैं आपसे कहूं, और ये आपका कंपैरिजन भी होता है ई वेक्टर और बी वेक्टर में। ठीक है भैया, बी वेक्टर और ई वेक्टर में अगर आप कहोगे कि जो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, मान लो इधर हमारा एक पॉजिटिव है और एक यहाँ पे हमारा नेगेटिव है, तो मान लो इस तरीके से जाती है, इस तरीके से जाती है, तो इसमें आपको एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन बी वाले केस में ऐसा होगा, यदि हमने एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो गया, तो ये आपको इस प्रकार से अंदर की तरफ से बिल्कुल मिलती हुई दिखाई देंगी इस प्रकार से। तो ये इसका डिफरेंस भी होता है। यानी कि आप इस केस में जब ये कंप्लीटली हो रहा है एक चक्कर, तो आप ये नहीं बता सकते इसका एंड पॉइंट कहाँ से है और लास्ट पॉइंट कहाँ से है। तो आप कह सकते हैं सोर्स और सिंक का इसमें पता नहीं बताया जा सकता, सोर्स और सिंक को आप मेजर नहीं कर सकते। सोर्स का मतलब जहां से निकल के चली और सिंक का मतलब जहां पे हुई है वो खत्म, आप ये पता नहीं कर सकते। लेकिन इसमें पता कर सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में ये भी एक अंतर होता है। वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक तरीके से काम करती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा अंतर होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पूरी बन जाती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में मतलब ये पूरा नहीं कर पाती चक्कर को अपना। तो ये वाली जो टर्म्स आपको दिखाई दे रही है, डाइवर्जेंस बी वेक्टर इजिकल टू जीरो होने का मतलब भी यही है। ठीक है भैया, आप सभी समझ गए होंगे, एक बार सभी थम कर दो। चलो अब हम इसे मतलब बायो सावर्ट लॉ से दिखाते हैं कि डाइवर्जेंस बी वेक्टर इजिकल टू जीरो। चलो आप सभी ने ये नोट कर लिया होगा, एक बार सभी डन लिख देंगे भैया। चलो डाइवर्जेंस बी वेक्टर इजिकल टू जीरो दिखाते हैं। डाइवर्जेंस बी वेक्टर इजिकल टू जीरो बाय बाय यूजिंग बायो सावर्ट लॉ, बायो सावर्ट लॉ, बायो सावर्ट लॉ से दिखाते हैं भैया। और आपकी आज यूनिट ये फर्स्ट खत्म हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, सभी स्टूडेंट मुझे बताएंगे बायो सावर्ट लॉ क्या था हमारा। आप कहोगे बायो सावर्ट लॉ की वेक्टर फॉर्म मैंने क्या बताई थी, बी वेक्टर इजिकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और इंटीग्रेशन आई डी एल वेक्टर मल्टीप्लाई आर वेक्टर अपॉन आर की पावर थर्ड, इस प्रकार से बताई थी आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर मैं दोनों साइड में डाइवर्जेंस ले लेता हूँ, ठीक है भैया, दोनों साइड में डाइवर्जेंस ले लेता हूँ, तो मेरी ये वाली टर्म्स कुछ इस तरीके की रहने वाली है, कुछ इस तरीके की रहने वाली है भैया। ठीक है, जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी। चलो आप इक्वेशन फर्स्ट इसे ना कह के आप इक्वेशन फर्स्ट इसे बोल दो भैया एक बार, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी। अच्छा मुझे एक बात बता दो, अगर मैं इसे डाइवर्जेंस के इस पार्ट को सॉल्व कर लूँ तो बहुत आसान काम हो जाएगा। और इसे सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला बना हुआ होता है भैया, एक फॉर्मूला होता है। कितने स्टूडेंटों को फर्स्ट सेमेस्टर में ये फॉर्मूला पता था, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे भैया। कि एक प्रॉपर्टी थी, होती थी डाइवर्जेंस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर की प्रॉपर्टी होती थी। अगर इस वाले को ए मान ले और इस वाले को सी मान ले, तो ये वाली प्रॉपर्टी होती थी कि फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसी दूसरे के साथ कर ले लो भैया, और माइनस के फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसी फिर पहले वाले के साथ कर ले लो, कुछ इस तरीके की रहने वाली है। आप इस वाली चीज को इसमें अप्लाई करके बताओ जल्दी से क्या टर्म्स बनी मेरी। आप एक बार डाइवर्जेंस, चलो इसमें लगाता हूं मैं डाइवर्जेंस डीएल वेक्टर मल्टीप्लाई आर वेक्टर में अगर ये वाली टर्म्स लगा दूं मैं, चलो मैं इसे एक काम करता हूं भैया, सुनो एक सेकंड, मैं इसे पूरे में ही लगा देता हूं, फायदा रहेगा।
इस पूरे में लगा देता हूँ, इसे मैं ए मान लेता हूँ और इस पूरे सिस्टम को, ये वाले को, इस वाले को मैं सी मान लेता हूँ। ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम में लगाओ, ज्यादा दिक्कत समस्या नहीं आने की आपको लगाने में। जल्दी से एक बार बताएंगे क्या ये इस वाले का अगर हम लगाएंगे तो आप कहोगे इस प्रकार से फॉर्मूला आ जाएगा आपका। लगाना एक बार भाई सभी फॉर्मूला इस तरीके से दूसरे फंक्शन के साथ कर। तो आई होप कि आपको इसमें फॉर्मूला लगाने में कोई दिक्कत समस्या ना हुई होगी। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ अब सभी, अगर ये फॉर्मूला आपने लगा दिया है एक बार सभी थंब कर दो भैया जल्दी से। जल्दी से एक बार फॉर्मूला लगा दो यहाँ तक। अच्छा आप एक बात और बताएंगे कि ये वाली टर्म्स की वैल्यू कितनी होने वाली है और ये वाली टर्म्स की वैल्यू कितनी होने वाली है। आप कहोगे डीएल वेक्टर एक कांस्टेंट टर्म्स है क्योंकि लेंथ को शो करता है, डीएल वेक्टर इज एक कांस्टेंट टर्म्स है। तो इसका मतलब है कर्ल डीएल वेक्टर क्या हो जाएगा, कर्ल डीएल वेक्टर की तो वैल्यू अपने आप ही 0 हो जाएगी। ठीक है, मुझे एक टर्म्स की तो वैल्यू मिल गई भैया यहाँ से, और दूसरी टर्म्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लेता हूँ। क्या टर्म्स आ जाएगी, दूसरी टर्म्स की वैल्यू, कितने स्टूडेंटों को ये वाली वैल्यू के बारे में पता, कर्ल आर वेक्टर अपॉन आर की पावर थर्ड की वैल्यू। जल्दी से बताओ कमेंट करके कितने स्टूडेंटों को इसकी वैल्यू के बारे में पता है। जल्दी से कमेंट करके बताओ कितने स्टूडेंटों को इसकी वैल्यू के बारे में पता है भैया। ये तो ठीक है 0 आ गया, लेकिन इसकी वैल्यू के बारे में कितने स्टूडेंटों को पता है। अगर नहीं पता है तो आप सभी एक बार नोट कर लेंगे कितनी वैल्यू होती है इसकी। देखो भाई थोड़ा ध्यान से, इसकी वैल्यू होती है, आप चेकआउट करके देखोगे, माइनस कर्ल ग्रेडियंट 1/r। ये जब मैं एप्लीकेशन करवा कर आ रहा था तो वहां पे मैंने इसकी वैल्यू बता दी थी आपको। और इस पूरे मतलब इस पूरे फंक्शन की वैल्यू ये होती है। और आप जहां कहीं भी ये आपको ग्रेडियंट 1/r दिखाई दे वहां पे इसकी वैल्यू आप रख देना भैया, क्योंकि आप लिख देना यहाँ पे कि ग्रेडियंट 1/r की वैल्यू मैं आपको निकलवा के आया था जब एप्लीकेशन करवा रहा था, तो आप कहोगे माइनस आर वेक्टर अपॉन आर की पावर थर्ड हो जाती थी। जल्दी से बताओ किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या, जल्दी से बताएंगे किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या, या आप इसकी वैल्यू भी ना रखना चाहे। आप इसकी वैल्यू भी ना, एक बच्चे ने कमेंट करके बताया कि डायरेक्ट 0 कर दो, बिल्कुल सही, उसने एक बच्चे ने 0 बताया है। देखो भाई कैसे, क्योंकि जहां कहीं भी आपका, जब आपने एक टर्म्स करी थी, याद होगा आपको जब आपकी एप्लीकेशन आपने सॉल्व करी थी, तो जहां कहीं कर्ल और ग्रेडियंट एक साथ आ जाता था और ये वाली हमारी कांस्टेंट टर्म्स आ जाती, तो अपने आप ही इसकी वैल्यू भी कैसी हो जाती थी, 0। ये भी 0 हो गया भैया, ये भी 0 हो गया। तो जल्दी से आप बताएंगे भाई हमारी टर्म्स क्या क्या बची। तो आप कहोगे, आप कहोगे कि भैया डाइवर्जेंस डीएल वेक्टर मल्टीप्लाई आर वेक्टर अपॉन आर की पावर थर्ड, ये 0 ये 0, तो ये वाली टर्म्स कैसी आ जाएगी हमारी, 0 आ जाएगी। ये वाली टर्म्स को उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो, पुटिंग पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट इसमें रख दो भैया जल्दी से। इस वाली टर्म्स की वैल्यू जैसे ही आप इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे, इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या थी, डाइवर्जेंस बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, और इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस डीएल वेक्टर मल्टीप्लाई आर वेक्टर अपॉन आर की पावर थर्ड थी भैया इक्वेशन। और ये वाली वैल्यू आप जैसे ही यहाँ पे पुटअप करोगे तो ये फंक्शन कैसा बन जाएगा, 0। आप कहोगे डाइवर्जेंस बी वेक्टर इज इक्वल टू कैसा आ गया, 0। ठीक है भैया, यहाँ तक का ये कंप्लीट हो गया। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या आई हो तो एक बार बता दो। और आज के लिए इतना ही काफी, और आपकी फर्स्ट यूनिट यहाँ पे खत्म होगी। अगर फर्स्ट यूनिट में कोई 1-2 पॉइंट बच रहा होगा बाय द वे, तो उसका लेक्चर बाद में लेके आ जाएंगे। ठीक है, कोई वैसे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थी मैंने आपकी सारी वो करा दी। ठीक है, कल से आपकी सेकंड यूनिट चलेगी और ये वाला लेक्चर आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। सभी को ऑल द बेस्ट।